इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉलोनियलिज्म का इफ़ेक्ट जो रूरल और ट्राइबल सोसाइटी पे पड़ा। रूरल मीन्स रिलेटेड टू विलेज, ट्राइबल मीन्स किस किस ट्राइब्स पे पड़ा, सोसाइटी पे उसका क्या असर पड़ा। देखो यहाँ पे हियर इट इज़ बीइंग सेड यू हैव ऑलरेडी रेड इन प्रीवियस चैप्टर, पहले के चैप्टर में आप पढ़ चुके हो कि establishment of East India Company's rule in India was a long journey full of confrontations, struggles, battles, wars and diplomatic moves. It means क्या? पहले चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी तो वो अचानक से नहीं इस्टेब्लिश हुई थी, उसमें उसको इस्टेब्लिश होने के क्रम में उसके पहले बहुत सारे कॉन्फ्रंटेशंस हुए थे यहाँ के लोगों से, बहुत उनको स्ट्रगल करना पड़ा था, बैटल्स हुए थे, वॉर्स हुए थे, डिप्लोमेटिक मूव्स हुए थे ब्रिटिशर्स के साइड से, और तब जाके ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ। द इंग्लिश केम एज ट्रेडर्स, ये हम सब लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आई थी तो एज अ ट्रेडर आई थी, ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई थी। यानी यहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, यहाँ व्यापार करना, ठीक है। बट दे केम एंड बिकेम आवर मास्टर्स, वो हमारे मास्टर्स हो गए। स्लोली, धीरे धीरे दे कनकर्ड इंडिया, उन्होंने इंडिया को जीत लिया। फ्रॉम साउथ टू ईस्ट एंड देन हेडेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, साउथ से लेकर ईस्ट तक और फिर वो नॉर्थ की तरफ गए। ग्रेजुअली दे एमर्ज्ड एज द सुप्रीम पावर इन इंडिया, और धीरे धीरे वो किस रूप में एमर्ज हुए, किस रूप में केम आउट, वो एमर्ज हुए, उभरे एक सुप्रीम पावर के रूप में जिनको कि कोई नहीं हरा सकता था। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किन किन लोगों ने कोशिश की बट लेकिन सारे लोग क्या हुए, उनसे उनको हार ही माननी पड़ी, किससे, ब्रिटिशर्स से। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देयर वॉज हार्डली एनी आस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकॉनमी, हियर इट इज़ बीइंग सेड कि शायद ही कोई इंडियन इकॉनमी थी विच वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश, जिसका इफेक्ट नहीं पड़ा, किस पे नहीं पड़ा, इंडियन इकॉनमी का शायद ही कोई आस्पेक्ट था जो प्रभावित नहीं हुई, किससे, ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश के नीतियों से, पॉलिसीज से। अनलाइक द अर्लियर रूलर्स एंड इन्वेडर्स, द इंग्लिश टोटली शैटर्ड द ट्रेडिशनल सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी। देखो ऐसा नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले भी दूसरे इन्वेडर्स यहाँ आए थे, दूसरे देशों से रूलर्स भी आए थे और इन्वेडर्स यानी जो यहाँ पे अटैक किए थे। लेकिन जिस तरह से यहाँ ब्रिटिशर्स ने यहाँ की ट्रेडिशनल सेल्फ सफिशिएंट और रूरल इकानमी, मतलब ट्रेडिशनल शुरू से चला आ रहा था और हमारी इकोनॉमी अपने आप में काफ़ी थी, सेल्फ सफिशिएंट थी, उसको शैटर जिस तरह से इंग्लिश लोगों ने किया, ब्रिटिशर्स ने किया, वैसा किसी ने नहीं किया था। The economic exploitation of India by the British ruined the peasantry, uprooted the tribals and destroyed Indian trade and handicrafts. It is being said कि ब्रिटिशर्स ने इतनी बुरी तरह से इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया, इंडियन इकोनॉमी को, कि हमारे यहाँ की जो पेसेंट्री थी, फार्मर की जो सिस्टम थे, फार्मर्स का फार्मिंग का जो था, जो ट्राइबल्स था उसको अप्रूव कर दिया, और जितने भी इंडियन ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट्स थे सबको रूइंड कर दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया। रूइंड और डिस्ट्रॉयड सिनोनिम्स हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे कहाँ से, कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट। कॉलोनियल यानी कॉलोनी की जो एग्रेरियन पॉलिसी थी, एग्रेरियन यानी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो कॉलोनियल रूल ने जो पॉलिसी बनाई एग्रीकल्चर के लिए और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा पेशेंट्स पे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सी, बिफोर द एडवेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, एडवेंट यानी अराइवल, उनके आने से पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया आने से पहले, द रूरल लाइफ इन इंडिया वाज सिंपल,
रूरल लाइफ यहाँ की कैसी थी, सिंपल थी एंड सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट यानी हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है, डिपेंड नहीं करते थे। द ब्रिटिश ब्रॉट मेनी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से, ब्रिटिशर्स जब आए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब रूल यहाँ इस्टेब्लिश हुआ, तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस किए। उन चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है। रेवेन्यू सिस्टम में चेंज किया उन्होंने, एग्रीकल्चर में किया, ट्रेड में किया, इंडस्ट्री में किया एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू गार्ड देयर ओन इंटरेस्ट। एंड याद रखना, ये सारे चेंजेस इसलिए नहीं किए गए थे कि इंडियन का इंटरेस्ट था इसमें, और वो लोग अपने इंटरेस्ट के फुलफिलमेंट के लिए उन्होंने ऐसा किया। Therefore, the East India Company devised various methods, उन्होंने बहुत सारे तरीके निकाले to ensure the collection of revenue। किस चीज़ के कलेक्शन के लिए? रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए। कहाँ से? फ्रॉम इंडियन टेरिटरीज। और रेवेन्यू उन्होंने तब लेना शुरू किया जब उनका कंट्रोल हो गया, ठीक है, अनेक्स्ड एंड कंट्रोल्ड बाय देम, जिसको उन्होंने छीना था, जिस एरिया को और टेरिटरीज़ को, और जिस पर उनका कंट्रोल था। एज द ब्रिटिश एम्पायर एक्सपैंडेड, जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर बढ़ते गया, उनका जो रीजन टेरिटरीज़ पर उनका कंट्रोल था, तो धीरे धीरे उनका कंट्रोल बढ़ते गया ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ पर। तो ऑब्वियसली रेवेन्यू, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो इंक्रीज्ड, उसके साथ साथ रेवेन्यू भी बढ़ा, पैसे भी आने लगे। सो मच सो दैट लैंड रेवेन्यू बिकेम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कंपनी। और उनके लिए लैंड रेवेन्यू क्या हो गया? बिगेस्ट सोर्स हो गया इनकम का, ओके। एट दिस स्टेज land revenue settlements were introduced with an aim to legitimize the practice of economic exploitation। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस स्टेज पे कि उन्होंने क्या किया, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसका एम क्या था कि वो लोग जो भी कर रहे थे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वो कर रहे थे, यहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे थे उसको वो लेजिटिमाइज कर पाते, यानी उसको वो लीगल बना पाते, सही कर पाते, लोगों को बताते कि ये लीगली सही है। Therefore, the जमींदारी सिस्टम अंडर द परमानेंट सेटलमेंट was introduced in बंगाल। और इसीलिए क्या शुरू किया गया? जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम कहाँ पे शुरू हुआ था? सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? बंगाल में। और किस साल शुरू किया गया था? बोलो, किस साल शुरू किया गया था? हाँ, 1793 में। और इसको शुरू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसको शुरू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और ये जमींदारी सिस्टम जो था ये किसके अंदर आता था? परमानेंट सेटलमेंट्स में। इसमें देखो क्या हुआ, लार्ज पार्ट्स ऑफ साउथ एंड वेस्ट इंडिया वर पुट अंडर द रतवाड़ी सिस्टम। ये रेवेन्यू सिस्टम का नाम है अलग अलग, ठीक है। जमींदारी सिस्टम कहाँ पे, किस एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया? बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। रतवाड़ी कहाँ पे शुरू किया गया था? साउथ एंड वेस्ट इंडिया में। जबकि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और अवध में ये तीन रीजन जो थे वो किस रेवेन्यू सिस्टम के अंदर में आए? महलवाड़ी सिस्टम। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेट अस स्टडी इन ब्रीफ अबाउट दिस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे शॉर्ट में, ओके। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जमींदारी सिस्टम। वेट अ मिनट। जमींदारी सिस्टम जिसका नाम क्या था? दूसरा इसको बोल सकते हो द परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम। इसमें उन्होंने क्या किया ये देखोगे। और देखो ये सारे क्वेश्चंस लगभग ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि ये पूछे जाते हैं। जमींदारी सिस्टम वॉज मेड अ हेरिडिटरी राइट ऑफ द जमींदार्स अंडर द परमानेंट सेटलमेंट्स और द जमींदारी बंदोबस्त इन 1793। तो ये जमींदारी सिस्टम जो था इसको हेरिडिटरी बना दिया गया। हेरिडिटरी राइट का मतलब क्या? जो जमींदार थे उनके मरने के बाद, उनके डेथ के बाद उनके जो बेटे होते थे वो इस चीज़ को उनके अंडर में आ जाता था। दे वर मेड द ओनर्स ऑफ द लैंड। इसमें होता क्या था कि ज़मींदार को
ज़मीन का ऑनर बनाया जाता था एंड वर फोर्स्ड टू पे 89% ऑफ द टोटल रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उसमें उनको देना कितना पड़ता था? 89% ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का 89% देना पड़ता था किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उनका खुद का शेयर सिर्फ कितना था? 11%। द सिस्टम गेव बर्थ टू अ न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स। देखो ये सिस्टम आया तो इससे एक नया क्लास हुआ लैंडलॉर्ड्स का, जिसमें कौन कौन लोग थे? और ये नए क्लास में लैंडलॉर्ड्स के कौन कौन आए थे? राजाज हो गए थे, छोटे छोटे राजा उस समय हुआ करते थे। तालुकदार्स कॉल्ड द जमींदार्स who had the power to evict any cultivator of the soil due to non-payment of revenue। और उनको ये राइट दिया गया कि उसमें क्या था कि अगर कोई पेमेंट नहीं करता था रेवेन्यू को तो उनको राइट था कि वो उसको कल्टीवेटर्स को जो खेती करते थे उनको वो हटा सकते थे। एज सच दे यूज्ड अप्रेसिव मेथड्स टू कलेक्ट द टैक्सेस। और ऐसा नहीं था कि दे कंसीडर कि अगर कभी फ्लड हुई या ड्रॉट हुआ तो वो कंसीडर करते थे सिचुएशन को। एट एनी कंडीशंस कल्टीवेटर्स हैड टू पे द टैक्सेस। अगर नहीं रेवेन्यू किए तो उस स्थिति में उनको खाली करनी पड़ती थी ज़मीन। द पीजेंट्स वर कंपेल्ड टू टेक लोन्स फ्रॉम द मनी लेंडर्स। अब पेशेंट्स क्या करते थे? उनको किससे पैसे लेने पड़ते थे? मनी लेंडर्स से, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो पैसे नहीं देंगे तो उनको एविक्ट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। टू पे अनपेड रेंट विच मेड देयर लाइफ मिजरेबल। तो उससे उनकी लाइफ काफ़ी मिजरेबल हो गई। ऑन द अदर हैंड मैक्सिमम बेनिफिट वेंट टू द जमींदार्स। इसमें ज़्यादातर फ़ायदा किसको होता था? ज़मींदार्स को। एज द कंपनी कुड नॉट क्लेम ऑन द इंक्रीज्ड इनकम ऑफ जमींदार्स। इसमें क्या था कि कंपनी मांग नहीं सकती थी। अगर इंक्रीज्ड इनकम ज़्यादा होती थी ज़मींदार्स की तो उसमें ब्रिटिशर्स तो मांग नहीं सकते थे, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी फिक्स्ड कर दिया था। एज दे हैड फिक्स्ड इट परमानेंटली दे डिसाइडेड नॉट टू इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम इन द न्यूली कनकर्ड टेरिटरीज। देखो ये ज़मींदारी सिस्टम तो शुरू किया गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने देखा कि इन सब में उन्होंने जो रेवेन्यू था उसको उन्होंने फ़िक्स कर दिया था। तो बाद में जो टेरिटरीज़ उन्होंने जीता तो उन्होंने इस रेवेन्यू सिस्टम को कंटिन्यू नहीं किया। किस रेवेन्यू सिस्टम को? ज़मींदारी को, यानी कि ज़मींदारी या परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो अब देखो जो न्यूली टेरिटरीज़ थे, न्यूली कनकर्ड टेरिटरीज़ थे, वहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया दूसरा रेवेन्यू सिस्टम एंड दैट वाज नेम्ड एज रेतवाड़ी सिस्टम। इसमें क्या था? इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग डू यू नो जान लेते हैं। लेट मी जूम इट। देखो क्या कह रहा है। अंडर द रेतवाड़ी सिस्टम में क्या था? द टैक्स वाज नॉट बेस्ड ऑन द प्रोड्यूस। रेतवाड़ी सिस्टम में ब्रिटिशर्स ने कहा कि टैक्स जो होगा वो प्रोड्यूस पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि पोटेंशियल ऑफ सॉइल पे, यानी सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है, मतलब क्या पोटेंशियल है कि वो कितना प्रोड्यूस करेगा, इल्ड क्या होगी उस सॉइल की, उसके बेसिस पे उन्होंने टैक्स को ये डिसाइड किया। द रियोट्स वर फोर्स्ड टू पे रेवेन्यू इवन व्हेन देयर वर नो क्रॉप्स ड्यू टू फ्लड्स, ड्रॉट्स और एनी अदर नेचुरल कैलेमिटी। मान लो कहीं की ज़मीन बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है, वहाँ यील्ड बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर बाढ़ आ जाएगी या सूखा पड़ेगा या फिर कोई और नेचुरल कैलेमिटी आ जाएगी, किसी कारण से क्रॉप्स डिस्ट्रॉय या रूइंड हो गया, तब भी स्टिल दे वर फोर्स्ड टू पे रेवेन्यू। ठीक है, और इंटेंशनली ब्रिटिशर्स डिड दैट। अब देखो यहाँ पे क्या, दिस सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया। तो इसमें याद रखना कि रेतवाड़ी सिस्टम कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? बोलो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? बिल्कुल सही, साउथ इंडिया में। और इसको शुरू किसने किया था? थॉमस मुनरो ने। और ईयर कौन सा था? 1820। ये तीन चीज़ें याद रखना।
आगे भी इसमें इसका इम्पैक्ट भी याद रखोगे, लेकिन ध्यान रखना रतवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया बाय थॉमस मुनरो इन 1820. लेटर इट केम इनटू इफेक्ट इन बॉम्बे एरिया ऑल्सो, बाद में ये बॉम्बे में भी इंट्रोड्यूस हुआ. दिस सिस्टम एस्टैब्लिश्ड अ डायरेक्ट सेटलमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रॉयट्स. रॉयट्स कौन थे? कल्टिवेटर्स को ही रॉयट्स बोलते थे. तो इसमें बीच में ज़मींदार्स को नहीं रखा गया, जैसा कि ये परमानेंट सेटलमेंट्स में था. इसमें गवर्नमेंट और रॉयट्स के बीच में सेटलमेंट्स था. द रेवेन्यू वॉज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द कल्टिवेटर्स. जो रेवेन्यू था किससे कलेक्ट किया जाता था? डायरेक्टली कलेक्टेड लिया जाता था फ्रॉम द कल्टिवेटर्स, एंड इट वॉज क्वाइट हाई, और ये बहुत ज़्यादा था. और दूसरी बात समझ लो कि पोटेंशियल ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता था, मतलब डिपेंड नहीं करता था, उन्होंने फिक्स किया था. तो क्या था कि अब फसल बर्बाद हुई, अच्छी हुई, ख़राब हुई, उसके लिए ब्रिटिशर्स कोई रिलीफ नहीं देते थे रॉयट्स को, यानी कल्टिवेटर्स को. थर्ड में हम लोग देखेंगे महलवाड़ी सिस्टम. महलवाड़ी सिस्टम क्या था? रतवाड़ी सिस्टम के बाद हम लोग देखेंगे महलवाड़ी सिस्टम. महलवाड़ी सिस्टम में क्या था और ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? ठीक है, तो महलवाड़ी सिस्टम वॉज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जमींदारी सिस्टम. अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विच सिस्टम वॉज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जमींदारी सिस्टम, तो वहाँ पे क्या लिखोगे? महलवाड़ी सिस्टम. ओके, ये इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था महलवाड़ी सिस्टम को. और ये इंट्रोड्यूस किया गया था कब, किस ईयर में? 1822 में. मीन्स 2 ईयर्स. 1820 में तुम्हारा शुरू किया गया था, रतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, और 1822 में महलवाड़ी सिस्टम. और एरिया कौन कौन सा? टेरिटरीज़, एरिया नहीं टेरिटरीज़. तो टेरिटरीज़ में याद रखना गैंगेटिक वैली, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब. इस सिस्टम में क्या था? इन दिस सिस्टम अ कलेक्टिव सेटलमेंट वॉज मेड विथ अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, और जिसको कि महल बोला जाता था. इसमें कहा ब्रिटिशर्स ने कि कुछ गांव मिलेंगे, ठीक है, और एक ग्रुप ऑफ विलेजेस मिलकर क्या करेंगे? रेवेन्यू देंगे. और ये जो ग्रुप ऑफ विलेजेस को ही महल नाम दिया गया था. Since the land, the forests and the pastures belong to the village community. ये सारे, ये जो लैंड थे या फिर फॉरेस्ट जो थे और पास्चर्स थे जहाँ पे जानवरों को चराया जाता था, खिलाया जाता था. ठीक है, तो ये पूरे विलेज कम्युनिटी की थी. तो विलेजेस वर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू. तो सब सारे लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे. इट वॉज लिवाइड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ महल. तो ये किस पे लगाया गया टैक्स? तो जो ग्रुप ऑफ विलेजेस थे, महल यानी क्या? ग्रुप ऑफ विलेजेस में जितने भी प्रोडक्शंस होते थे, जितना भी इल्ड होता था, उस पे ये टैक्स रेवेन्यू लगाया जाता था. महलवाड़ी सिस्टम प्रूव्ड टू बी अ कर्स. एक शाप के रूप में, अभिशाप था फॉर द पेशेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इम्पॉवरिशमेंट. इस सिस्टम ने लोगों को गरीब कर दिया. एविक्शन फ्रॉम लैंड, क्योंकि जब वो रेवेन्यू नहीं दे पाए तो ऑब्वियसली उनको ज़मीन से निकाल दिया गया. एविक्शन फ्रॉम लैंड एंड एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ द मनी लेंडर्स. देखो, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जब वो रेंट नहीं दे पाते थे और या रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, तो इस डर से कि उनको ज़मीन खाली करनी पड़ेगी, वो मनी लेंडर से पैसे लेते थे. तो इस तरह से वो काफ़ी गरीब हो गए. एंड फाइनली दे लॉस्ट देयर लैंड्स ऑल्सो. द वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट यानी एंगर. हर जगह वाइड स्प्रेड यानी एवरीवेयर there was anger among the farmers of North India between 1830 to 1840 was one of the causes of the revolt of 1857. तो याद रखना 1857 में जो रिवॉल्ट हुए उसका एक ये भी कारण था. ये तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये रेवेन्यू सिस्टम के बारे में. तो ये तो जो लगाया सो लगाया है. उसके बाद
कोलोनाइजेशन में क्या हुआ उस पीरियड में, ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स। देखो यहाँ पे अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स, यानी ब्रिटिशर्स ने इंडियन पेजेंट्स को फोर्स किया उन सारे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो कि जिसकी ट्रेडिंग होती थी, कॉमर्शियल क्रॉप्स की। अब देखो विथ ए स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड्स इन साउथ इंडिया, जब साउथ इंडिया में उनकी पकड़ मजबूत हो गई, साउथ इंडिया, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, द ईस्ट इंडिया कंपनी wanted to collect maximum taxes to meet their military and administrative expenses। उनके जो भी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस खर्च थे उनको पूरा करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, और इसके लिए वो टैक्स कहाँ से कलेक्ट करते, जिस एरिया को उन्होंने कनकर किया था, जिस पर उनका कंट्रोल था, ठीक है। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाना चाहते थे। देखो सिर्फ यही नहीं था कि वो टैक्स ले रहे थे, साथ ही साथ वहाँ यहाँ का जो भी था, हम लोगों ने लेसन के शुरू में ही पढ़ा कि उन्होंने यहाँ के हर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को रूइन कर दिया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, द कंपनी स्टार्टेड यूजिंग कोअर्सिव मेथड्स टू प्रोक्योर गुड्स। उन्होंने कोअर्सिव मेथड्स यानी फोर्सफुल मेथड्स यूज़ किया गुड्स को प्रोक्योर करने का, स्टोर करने का, विच वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप, जिसकी मांग कहाँ थी, यूरोपियन मार्केट में। द एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स वॉज परचेज्ड एट वेरी लो रेट्स। पहले तो उन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो पर्टिकुलर क्रॉप्स को ही ग्रो करें जिसकी डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में, क्योंकि वो ट्रेड भी कर रहे थे, साथ वहाँ प्रॉफिट भी कमा रहे थे, यहाँ पैसे टैक्स से भी पैसे ले रहे थे। तो परचेज्ड वो रॉ मटेरियल्स को बहुत कम कीमत में ख़रीदते थे एंड सेंट टू इंग्लैंड, और कहाँ पे भेजते थे, इंग्लैंड में। फिर वहाँ पे वो रॉ मटेरियल्स को तैयार किया जाता था। फिर द फिनिश्ड गुड्स वर ब्रॉट बैक टू इंडिया, फिर इंडिया में लाया जाता था एंड सोल्ड एट हाई प्राइस टू अर्न मोर प्रॉफिट, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। द कंपनी फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स, और तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को किस लिए फोर्स किया कि वो कैसे क्रॉप्स को ग्रो करें, कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स मीन्स जिसमें उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते। ऑब्वियसली कमर्शियल क्रॉप्स, इंडिगो, कॉटन, ओपियम जिसको अफीम बोलते हैं, पेपर, काली मिर्च, टी, शुगर केन etc, and compelled them to raise silkworm for the production of raw silk। इतना ही नहीं, उन्होंने किसान को और किस चीज़ के लिए फोर्स किया कि वो किस चीज़ को रेज करे, सिल्कवर्म को। किस लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। द ब्रिटिशर्स वांटेड टू स्मगल एंड सेल ओपियम टू चाइना। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि इलीगल रूप से ले जाएं और सेल करें ओपियम को, कहाँ पे, चाइना में, सो दैट दे कुड अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स, ताकि उनको बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा सकें। सिमिलरली इंडिगो, जिसको कि क्या कहते हैं हिंदी में, नील, वॉज इन ग्रेट डिमांड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी ऑफ ब्रिटेन। देखो अभी जो हम लोग नील यूज़ करते हैं वो सिंथेटिक है, ठीक है, वो मैनमेड है, ओरिजिनल नहीं है। पहले जो नील आती थी पाउडर की तरह होती थी और वो से कपड़े सही में वाइट होते थे। तो उनकी डिमांड थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ब्रिटेन की। द पेजेंट्स वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इंडिगो प्लांट्स टू एक्सट्रैक्ट ब्लू डाई, और पेशेंट्स को फोर्स किया जाता था, उनको वो चाहें या नहीं चाहें, वेदर दे लाइक और नॉट, दे हैव टू कल्टिवेट इंडिगो प्लांट्स टू एक्सट्रैक्ट ब्लू डाई। They led miserable life as it fetched very low prices of indigo। उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल थी, दुख से भरी थी, सफरिंग से भरी हुई थी, क्योंकि बहुत उनको मेहनत लगता था और पैसे भी काफ़ी कम मिलते थे इंडिगो के लिए। द राइजिंग डिमांड ऑफ शुगर इन द वेस्ट, फिर वेस्ट में यूरोपियन कंट्री में किस चीज़ की मांग बढ़ी, शुगर की। attracted many Europeans to set up sugar plantation in India।
अब इससे क्या हुआ, बहुत सारे यूरोपियंस जो थे उन्होंने सेटअप किया शुगर प्लांटेशन, कहाँ पे, इंडिया में। द फार्मर्स हु प्रोड्यूस्ड गुड़, पहले यहाँ पर फार्मर्स, देखो अभी भी कुछ गाँव में बनाया जाता है, पहले फार्मर्स यहाँ प्रोड्यूस करते थे गुड़, जैगरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अपने लोकल रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है, अपनी ज़रूरतों के लिए। वर नाउ फोर्स टू प्रोड्यूस थिकेंड शुगर कैन, उनको कंपेल्ड किया, फोर्स किया गया कि वो क्या प्रोड्यूस करें, थिकेंड शुगर कैन जूस, जूस को थिकन मीन्स मोटा शुगर कैन जूस को प्रोड्यूस करें फॉर द शुगर फैक्ट्रीज़ के लिए, एंड सेल देयर प्रोड्यूस एट अ वेरी लो प्राइस। द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ फ्लोरिश्ड एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ एक तरफ फ्लरिश किया, फ्लरिश यानी बहुत आगे बढ़ा, जबकि इंडियन इंडस्ट्रीज़ क्या हो गई, डिक्लाइन की तरफ जा रही थी, ठीक है, वो रूइंड होते गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स के नाम एंड द प्लेसेस वेयर दे वर कल्टिवेटेड, जहाँ पे उनको कल्टिवेट किया जाता था, और इसको क्या करना, ध्यान में रखना। ओके, कॉमर्शियल क्रॉप्स फर्स्ट में हो गया ओपियम, एंड प्लेसेस वेयर दे कल्टिवेटेड, कौन कौन से हैं बोलो, बंगाल, बिहार एंड पंजाब। बिहार और बंगाल में कौन सी कमर्शियल क्रॉप्स की खेती करवाई जाती थी, इंडिगो। इसी पर एक चैप्टर है तुम लोगों का, जब क्लास 12th में जाओगे तो इंडिगो चैप्टर नाम ही है, और इसी पर बेस्ड वो स्टोरी है, स्टोरी नहीं है वो तो खैर फैक्ट है। फिर कॉटन की खेती कहाँ पे होती थी, वेट अ मिनट, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। तो याद रखोगे कि ब्रिटिशर्स में या कॉलोनियल पीरियड में जो कॉमर्शियल क्रॉप्स थे उनकी खेती कहाँ कहाँ पे होती थी। टी हो गया तुम्हारा कहाँ पे, असम में, वेस्ट बंगाल एंड साउथ इंडिया। पेपर जिसको काली मिर्च बोलते हो, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड पौंडीचेरी, जिसका अभी नाम पुदुचेरी हो गया बदल के। देखो इसमें हम लोग पढ़ ही रहे हैं किस चीज़ के बारे में, कॉलोनियलिज्म का इफ़ेक्ट एग्रीकल्चर पे क्या पड़ा, और ट्राइबल सोसाइटी पे, एग्रेरियन एंड ट्राइबल सोसाइटी। तो पहले तो हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में देख लें। शुगर केन तुम्हारा कहाँ पे होता था, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। अब हम लोग देखेंगे कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज़। देखो कि पहले ही नेचुरल कैलेमिटीज़ तो उस समय बहुत ज़्यादा होती थी, अभी भी होती हैं, लाइक फ्लड, ड्रॉट था, फेमाइन, अकाल भी होता था। इंडियन फार्मर्स वर फर्दर ओवरबर्डन्ड विथ हाई टैक्सेस। देखो ऑलरेडी एक तरफ तो फसल नहीं हो रही है, दूसरी तरफ उनको ज़बरदस्ती क्या किया जा रहा है, फोर्सफुली टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय ब्रिटिशर्स, और वो भी कैसे टैक्सेस, हाई टैक्सेस। रिपेमेंट ऑफ लोन्स जो वो मनी लेंडर से लेते थे, डेट्स हो गए, एंड हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। दे वर लीडिंग अ लाइफ ऑफ मिजरी, पॉवर्टी एंड फ्रस्ट्रेशन। उनके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो गई, काफ़ी फुल ऑफ मिजरीज था, पॉवर्टी थी, फ्रस्ट्रेशन था। एज अ रिजल्ट मेनी peasants who failed to pay the land revenue lost their land and became landless laborers। अब वो क्या हो गए, ज़मीन तो उनको खाली करनी पड़ी, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इन द केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ रेवेन्यू तो दे वर एविक्टेड फ्रॉम द लैंड, तो लैंडलेस लेबरर्स बन गए। दे वर फोर्स टू वर्क एट वेरी लो वेजेस। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिवोल्ट्स बाय फार्मर्स। अब फार्मर्स ने रिवोल्ट शुरू किया। Whenever atrocities, repression and exploitation reached beyond a certain limit, here it is being said, देखो जब किसी के साथ क्रुएल्टीज़ या किसी को बहुत ज़्यादा एक लिमिट के बाद, एक सर्टेन लिमिट के बाद जब वो बढ़ता है, एक्सप्लॉइटेशन बढ़ जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा उसके लिमिट से ज़्यादा परेशान करोगे तो क्या होगी, ऑब्वियसली देयर वाज अ मास आउटपोस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिवॉल्ट और रिबेलियन। और यही स्थिति किसके साथ हुई, किसानों के साथ हुई। जब एट्रोसिटीज़ बढ़ी, रिप्रेशन बढ़ा, एक्सप्लॉइटेशन अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ,
तब शुरू हुआ मास आउटबर्स्ट, और ये किस रूप में निकला? रिवोल्ट और रिबेलियन के रूप में। देयर वॉज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इनजस्टिसेस meted out to the farmers. बहुत सारे अन्याय किए गए थे उनके साथ at various times during the British rule. Some of these were as follows. उसमें से कुछ नीचे दिए हुए। फर्स्ट क्या था? लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन स्पेशली ऑफ द रूरल मासेस, जो गांव में रहते थे उन लोगों का, लॉन्ग स्टैंडिंग लोन्स एंड इंडेटनेस, कर्ज था, एविक्शन ऑफ पीसेंट्स फ्रॉम लैंड लेड देम टू बिकम लैंडलेस लेबरर्स। पहला लैंड रेवेन्यू, बहुत जितने भी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स हुए हम लोगों ने 3 देखे, परमानेंट सेटलमेंट्स देखा, रेतवाड़ी देखा, महलवाड़ी देखा। तो ये सारे जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स थे और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब जिस हिसाब से उनको किसानों को फोर्स किया जाता था देने के लिए, वो था। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तुमने देखा कि दे वर फोर्स, पीजेंट्स वर फोर्स टू जस्ट गो कमर्शियल क्रॉप्स, ओके। फिर उनको टैक्स जो देना पड़ता था वो नहीं दे पाते थे, तो फिर मनी लैंडर्स से वो पैसे लेने जाते थे, उससे उनके कर्ज बढ़ गए, लोन बढ़ गया। और जब फाइनली वो नहीं देने में जब नॉन रिपेमेंट हुआ टैक्सेस का, तो उन किसानों को ज़मीन से हटा दिया गया। एविक्शन ऑफ पीसेंट्स फ्रॉम लैंड एंड लेट देम टू बिकम लैंडलेस लेबरर्स, अब मज़दूरों की तरह काम करने लगे। दिस कॉजेज रिजल्टेड, तो ये सारे कारण जो थे वो किस चीज़ में? ये कारण थे रिवोल्ट्स के। तो अगर मान लो कि तुम्हारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि मेंशन सम कॉजेज रिजल्टेड इन रिवोल्ट्स, आउटब्रेक्स एंड रिबेलियंस इवन बिफोर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो ये सारे थे किसान के साथ, ये कॉजेज़ थे। It was only in 1930 that organization of Kisan Sabhas started supporting the cause of the peasants. तो एक चीज़ और जान लो, 1930 में क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन हुआ, किसका? किसान सभा का, और इसने सपोर्ट करना शुरू किया किसके लिए? किसानों के लिए। See, these are some facts that you must remember. The ryots of Bengal refused, ryots means कल्टिवेटर्स जो बंगाल के थे, उन्होंने मना कर दिया। रिवोल्ट जब हुआ तो उन्होंने मना किया टू ग्रो इंडिगो एंड रिबेलियन ब्रोक आउट, और विद्रोह शुरू हुआ कब? 1859 में, जिसको किस नाम से जाना जाता है? ब्लू रिबेल, याद रखना। मोप्लाज ऑफ साउथ इंडिया, मोप्लाज भी किसान ही थे, तो साउथ इंडियाज के मोप्लाज ने रिवोल्ट किया था किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट द इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ टैक्सेशन, जो टैक्स बढ़ रहा था उसके अगेंस्ट में इन्होंने रिवोल्ट किया था। ठीक है, कब? 1860s और फिर 1870s में भी। फिर नेक्स्ट में देखो, द डक्कन राइट्स टर्न्ड वायलेंट, दक्कन एरिया में राइट्स हुए टर्न्ड वायलेंट, ये बहुत ही हिंसक रूप लिया था 1875 में ड्यू टू रूरल इंडेटनेस। हम लोगों ने पढ़ा क्या? जब रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और किसान टैक्सेस रेवेन्यू नहीं पे कर पाए, तो वो मनी लेंडर से भी लेते थे पैसे, तो उनके ऊपर बहुत सारे डेट्स हो गए, तो वो भी एक कारण था। कारण वो राइट्स हुआ, और ये राइट्स काफ़ी वायलेंट हुआ। द पेजेंट्स मूवमेंट ऑफ चंपारण इन नॉर्थ वेस्ट बिहार स्टार्टेड इन 1860, और किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था चंपारण, जो कि बिहार में है। ये 1860 में शुरू हुआ एंड वेंट ऑन टिल 1920। सोचो कितना लंबा चला, और कब तक चला? 1920s तक। द पेजेंट्स अपोज्ड कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो एंड हाई टैक्सेस। इसमें किसानों ने किस चीज़ का विरोध किया? पहली बात तो उन्होंने कही कि दे आर नॉट गोइंग टू कल्टिवेट इंडिगो एनी मोर, और दूसरा था कि वो हाई टैक्सेस पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट में देखो, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर एंड फैजाबाद, ये सारे कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश में थे। विटनेस्ड अपोजिशन बाय द फार्मर्स अगेंस्ट हाई रेवेन्यू,
मीन्स हर जगह के किसानों ने क्या किया, रिवोल्ट किया, किसके अगेंस्ट में, मेनली अगेंस्ट हाई रेवेन्यू. द औध किसान सभा वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन 1920. औध किसान सभा, व्हेन इट वॉज फॉर्म्ड, टेल मी व्हेन इट वॉज फॉर्म. यस, 1920. किसने बनाया था, जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में ये बना था. फिर से क्या हुआ कि जो रेवेन्यू में जो इंक्रीज़ हो रहे थे उसको अपोज़ किया फार्मर्स ने. कहाँ के फार्मर्स ने, तंजौर के फार्मर्स ने. कब, 1923 टू 24. पहला जो रॉयत एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, जिसको किया था किसने, एन.जी. रंगा ने 1923 में. तो द फर्स्ट रॉयत एसोसिएशन, उन लोगों का एक संगठन बना जिसको कि वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन.जी. रंगा. और ईयर कौन सा था, 1923. किसान मूवमेंट शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में. और इस मूवमेंट ने क्या मांग की, द किसान मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश डिमांडेड द एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम. किस चीज़ को ख़त्म करने की मांग की, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम. उन लोगों ने कहा कि ज़मींदारी सिस्टम अब ख़त्म होनी चाहिए. 1927 में बारदोली में सरदार पटेल ने अपोज किया था किस चीज़ का, इंक्रीज इन रेवेन्यू बाय द बॉम्बे प्रेसिडेंसी. सत्याग्रह फोर्स द गवर्नमेंट टू रिवाइज द रेवेन्यू. और उसके बाद क्या हुआ, सत्याग्रह शुरू किया गया और उसकी वजह से गवर्नमेंट को फिर से इस रेवेन्यू को उन्होंने रिवाइज किया. अब यहाँ पर था लास्ट, means there was an endless list, but these are some important rebellions or opposition that you must know. The peasants of खेरा, खेरा कहाँ पे, गुजरात में. तो the peasants of खेरा oppose the revenue rise, उन्होंने भी विद्रोह किया. तो यहाँ पर फर्स्ट में आपने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, तो एग्रेरियन पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने बनाई उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा और किसान फार्मर्स ने कैसे उसको अपोज किया और कौन कौन से रिबेलियन हुए. ठीक है, तो दिमाग में रखना सारे रेवेन्यू सिस्टम के नाम, कब इंट्रोड्यूस किए, किसने शुरू किया और उसका किसानों पर क्या असर पड़ा, एग्रेरियन पॉलिसी पे भी क्या असर पड़ा. अब हम लोग देखेंगे कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़. पहले एग्रेरियन का देखा, अब देखेंगे कि ट्राइबल सोसाइटी पे कॉलोनियलिज्म का क्या असर पड़ा. द प्रॉफिटेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स मेड द ब्रिटिश ग्रीडियर. हियर इट इज़ बीइंग सेड, जब उन्होंने पीजेंट्स को एक्सप्लॉयट किया तो और काफ़ी उनको फ़ायदा भी हुआ, उससे वो और ज़्यादा लालची हो गए. द प्रॉफिटेबल एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉइट उन्होंने किया, उन्हें बहुत फ़ायदा मिला तो वो और लालची हो गए, ग्रीडी से ग्रीडियर हो गए. देयर नेक्स्ट टारगेट वॉज द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया हु लिव्ड इन डीप फॉरेस्ट्स. उनका अगला टारगेट था ट्राइबल्स जो कहाँ पे रहते थे, घने जंगलों में रहते थे. एंड लेड अ लाइफ ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब उनकी लाइफ, उनकी ज़रूरतें वो खुद ही पूरी कर सकते थे. Their traditional economy was built around forest. उनकी इकोनॉमी कहाँ थी, फॉरेस्ट के आसपास ही बनती थी, वहीं से उनकी ज़रूरतें भी पूरा हो जाती थी, सारा कुछ फॉरेस्ट था. They firmly believed, ट्राइबल्स का ऐसा मानना था that the forests belonged to them. उनका ऐसा मानना था कि फॉरेस्ट उनका है and they belonged to forest, और वो जंगल के. मोस्ट ट्राइबल्स, उसमें नाम दे याद रखो, मोस्ट ट्राइबल्स लाइक द कॉन्स ऑफ ओडिशा. इसमें याद रखना कि कौन सी ट्राइबल्स कहाँ की थी. कॉन्स ऑफ ओडिशा प्रैक्टाइज्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. वो कौन सा कल्टीवेशन करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन. मेनी ट्राइबल ग्रुप्स लाइक वन गुज्जर्स ऑफ द हिमालयाज़, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में था. गद्दीज ऑफ कुल्लू, हिमाचल प्रदेश का. lived by herding and rearing of animals. वो लोग एनिमल्स को रियर करते थे, उनके ग्रुप को रखते थे. अमंग्स द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर में कौन सा ट्राइबल था, मुंडास. द लैंड बिलोंग्ड टू द क्लैन एज अ होल.
तो लैंड सब पूरे क्लैन को बिलोंग करती थी। एंड ऑल मेंबर्स हैड इक्वल राइट्स ऑन द लैंड। देखो, द लैंड बिलोंग्ड टू द क्लैन का मतलब क्या, मतलब सब ज़मीन पर सबका राइट था, पूरी ज़मीन पर, कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं थी। अब ब्रिटिशर्स का क्या असर पड़ा, उनकी पॉलिसीज़ का ट्राइबल लाइफ पे क्या असर पड़ा, इन जातियों पे क्या असर पड़ा, जनजातियों पे। ऑलमोस्ट एवरी ट्राइब हैव अ ट्राइबल चीफ। देखो, हर ट्राइब में किसी उसका ट्राइबल चीफ होता है। बट अंडर द ब्रिटिश रूल, लेकिन जब ब्रिटिश रूल हुआ, द चीफ्स लॉस्ट ऑल पावर एंड वर फोर्स्ड टू फॉलो द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया। और उनको फोर्स किया गया कि वो सारे लॉज को वो फॉलो करें जो कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने बनाए हैं इंडिया में। बट द ब्रिटिशर्स डिड नॉट वांट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ये चाहते नहीं थे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो, क्योंकि इसमें वो फिक्स नहीं कर सकते थे, बिकॉज इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ ट्राइबल्स। बट द ट्राइबल्स वांटेड टू कंटिन्यू शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। ठीक है, द चेंजेस मेड इन द फॉरेस्ट लॉज, और तब ब्रिटिशर्स ने कुछ नियम बनाए फॉरेस्ट के लिए। और वो जो नियम बनाए गए फॉरेस्ट लॉ बाय द ब्रिटिशर्स, उसने ट्राइबल लाइफ को बहुत मुश्किल बना दिया, मुश्किलों से भरा हुआ। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट्स वर डिक्लेयर्ड एज द स्टेट प्रॉपर्टी। जितने भी फॉरेस्ट थे उनको क्या ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि ये स्टेट प्रॉपर्टी है, स्पेशली द रिजर्व फॉरेस्ट। कुछ फॉरेस्ट को उन्होंने रिजर्व कर दिया। विच प्रोड्यूस्ड टिम्बर, जहाँ पे क्या होते थे, टिम्बर होते थे। मैनी ट्राइबल्स हैड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। देखो, ट्राइबल्स जो भी थे उनका लाइवलीहुड जंगल पे ही डिपेंड करता था। ठीक है, अब उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया। दिस क्रिएटेड अ शॉर्टेज ऑफ लेबरर्स टू कट ट्रीज। लेकिन देखो, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स को भी नुकसान हुआ। जब ट्राइबल्स वहाँ से चले गए तो शॉर्टेज ऑफ लेबर, मज़दूरों की कमी हो गई, क्योंकि उनके लिए पेड़ कौन काटता, और पेड़ की ज़रूरत उनको किस लिए थी, रेलवे स्लीपर्स के लिए, एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स जो इंग्लैंड में भेजे जाते थे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरीज़ में क्या हुआ, व्हेन द डिमांड फॉर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्रीज्ड, जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डिमांड बढ़ी, द ट्रेडर्स एंड द मनी लेंडर्स टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। तो जो भी व्यापारी थे या मनी लेंडर्स जो थे, जो सूद पे पैसे देते थे, इंटरेस्ट पे, उनको ये लगा कि बहुत ये सिचुएशन ऐसा है जिसका वो बहुत एडवांटेज ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। सो दे वेंट टू द ट्राइबल्स, वो किसके पास गए, ट्राइबल्स के पास गए, एंड ऑफर देम कैश लोन्स। उनको ऐसे पैसे नहीं दिए, कैश में लोन्स दिए। ठीक है, मतलब उनको रिटर्न करना है। दे ऑल्सो आस्क्ड देम टू वर्क फॉर वेजेस, ये भी कहा कि वो काम करें और बदले में वो लोग उनको कुछ पैसे देंगे, वेजेस देंगे। अब क्या हुआ, इट लेड टू फर्दर मिजरी ऑफ ट्राइबल्स, उससे उनकी परेशानियाँ और बढ़ें। एग्जाम्पल लेते हैं कहाँ का, लेट अस टेक द केस ऑफ द संथाल्स ऑफ हजारीबाग, झारखंड और वेस्ट बंगाल में, हजारीबाग में उस समय। तो वहाँ की जो ट्राइबल्स थी वो सांथाल थी। हु रियर्ड सिल्क वर्म, जो क्या पालन करते थे, सिल्क वर्म्स, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोकून्स के प्रोडक्शन के लिए। When the demand for Indian silk increased, जब इंडियन सिल्क की डिमांड बढ़ी यूरोपियन मार्केट्स में, efforts were made to encourage silk production। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने कोशिश की कि सिल्क प्रोडक्शन का मांग, मतलब इनक्रेज किया कि वो लोग उस चीज़ को बढ़ाएं, या फिर यहाँ के भी जो ट्रेडर्स थे, मनी लेंडर्स थे, वो लोग भी ये चाहते थे। द ट्रेडर्स, देयर एजेंट्स एंड मेनी मिडलमैन अप्रोच द ग्रोअर्स मतलब क्या, जो सिल्कवर्म को रियर करते थे। दे गेव देम कैश लोन्स एंड कलेक्टेड कोकून्स फ्रॉम देम, उनसे वो कोकून्स ले लेते थे।
You will be surprised to know that they just paid rupees 3 for 1000 cocoons at that time to those who just rear silkworms. सिर्फ कितना देते थे? 3 रुपीज़. कितने कोकुन्स के लिए? 1000. ठीक है. And then sold them at 5 times more. और जब वो लोग खुद उसको बेचते थे तो 3 into 5 कर दो, 25 रुपीज़ से. When the tribal groups came to know of the reality, और जब ट्राइबल ग्रुप्स को इसके बारे में पता चला, they came to know यानी पता चला, they were shocked and started considering the traders as their enemy. तो वो लोग मानने लगे ट्रेडर्स को अपना दुश्मन. ठीक है. Many tribals had to leave their फॉरेस्ट होम्स. बहुत सारे ट्राइबल्स को क्या करना पड़ा था? अपने फॉरेस्ट होम को छोड़ना पड़ा था इन सर्च ऑफ वर्क, काम की खोज में. अ लार्ज नंबर ऑफ देम वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स टू वर्क इन द टी प्लांटेशन. उसमें बहुत सारे तो ऐसे थे ट्राइबल्स जिनको जो टी प्लांटेशन में काम कर रहे थे इन फार ऑफ एरियाज ऑफ आसाम में. दे वर पेड लो वेजेस एंड वर नॉट अलाउड टू गो बैक होम. उनको घर भी जाने की परमिशन नहीं थी. द प्लाइट ऑफ द कोल माइन वर्कर्स वॉज नो लेस मिजरेबल. जो कोल माइन के वर्कर्स थे, मतलब एवरी आस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी वर रूइंड बाय और एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स. चाहे वो माइनिंग हो, एग्रेरियन हो, एग्रीकल्चर हो, या फिर सिल्कवर्म हो, पेसेंट्री हो, एवरीथिंग. Many tribals were also recruited. बहुत ट्राइबल्स को रिक्रूट किया गया फैक्ट्रीज़ में एंड फील्ड्स में टू वर्क अंडर वेरी हार्श कंडीशन. यहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब थी. ऑब्वियसली देखो सेम कंडीशन अगेन रिपीटेड. यहाँ भी वही बात हुई. एट्रोसिटीज़, रिप्रेशन ये लिमिट से बाहर हो गया और तब शुरू हुआ रिवोल्ट्स. किसका? ट्राइबल्स का. द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. जब एग्रीकल्चर का जब ये कमर्शियलाइजेशन करा जा रहा था एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ मेड मेनी ट्राइबल्स होमलेस एंड जॉबलेस. मतलब एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर किस लिए की जा रही थी? ट्रेड के लिए. और फॉरेस्ट वेल्थ का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो इसके कारण बहुत सारे ट्राइबल्स जो हो गए वो होमलेस हो गए, बिना घर के, बिना जॉब के. द अनजस्ट पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश रिजल्टेड इन रिबेलियंस बाय ट्राइबल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. अब फिर से किसका रिवोल्ट हुआ? ट्राइबल्स का. रिवोल्ट बाय द खासीज हु लिव्ड इन द खासी हिल्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट आसाम took place in 1829. तो काशी का रिवोल्ट कब हुआ था? 1829 में. The construction of road through their land united many Khashi chiefs against the English under the leadership of बारमनिक and तीरथ सिंह. इन दोनों का नाम याद रखना. इन दोनों के अंदर में इन लोगों ने रिवोल्ट किया. ठीक है. जब क्या हो रहा था? कंस्ट्रक्शन हो रहा था रोड का. But the British suppressed their rebellion brutally. क्रूएल्टी के साथ उनके रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया. यहाँ पर देखो मैप में, यहाँ पर दे रहा है तुम्हारा, वी कैन सी हियर इट इज़. यहाँ पर देखो कुकीज़ जाती थी मणिपुर में, पर तुम्हारा यहाँ पे हो गया खासीज़. कहाँ पे? आसाम में. मैप वर्क कर लेना इसका. और संथाल झारखंड और वेस्ट बंगाल में. आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इसका. ओडिशा में खोंड्स थी और ये छोटा नागपुर में मुंडास. पॉलिटिकल मैप लेके करना. डू यू नो द खारवाड़ रिबेलियन ऑफ 1870 रिवोल्ट बाय कच्चा नाग्स. ठीक है. खारवाड़ रिबेलियन कब का? 1870 में. जिसको किसने किया था? कच्चा नागाज ने इन 1882. रिवोल्ट बाय संथाल्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट असम एंड कुकीज़ ऑफ मणिपुर इन द ईयर 1917. और इसके टारगेटेड द ब्रिटिश बट दे ऑल फेल्ट मिजरेबली. देखो रिवोल्ट तो बहुत सारे हुए, लेकिन ऑब्वियसली सारे रिवोल्ट को सप्रेस्ड कर दिया गया.
Cookies of hilly regions of Manipur continued attacking the British territories from 1829, but they were forced to surrender in 1850. Here it is being said कि मणिपुर में ये हिली रीजन जो था मणिपुर का, वहाँ पर कौन सी ट्राइब्स थी? कुकीज़। उसने वो लोग लगातार अटैक करते रहे ब्रिटिश टेरिटरीज़ पर फ्रॉम 1829 तक, लेकिन 1850 में उनको सरेंडर करना पड़ा। खॉन्ड्स कहाँ की थी ट्राइबल्स? तो ये खॉन्डमल्स नियर ओडिशा। रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1846। इसमें सारे आपके डेट्स दिए हुए हैं कि किस ट्राइबल्स ने कब रिवोल्ट किया था। ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग अनेक्स्ड, इनको डर था कि इनकी ज़मीन ले ली जाएगी। बट दे कुड नॉट स्टैंड बिफोर द माइट ऑफ ब्रिटिशर्स। माइट यानी पार, ब्रिटिशर्स की शक्ति के आगे टिक नहीं पाए। Santals found themselves quite helpless against the ruthless exploitation and oppression of the traders and the middlemen. Santals जो अपने आप को क्या पाया उन्होंने, वो हेल्पलेस थे अगेंस्ट द रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन, रूथलेस यानी क्रूअल, एंड ऑपरेशन जो ट्रेडर्स और मिडलमैन उनके साथ करते थे। They were expecting the British government to safeguard their interest. वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके हितों की रक्षा करेगी। When nothing was done, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, they revolted against the Britishers in 1855 to 1856, और उनके लीडर कौन थे? सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। ओके, कौन थे? सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। और छोटा नागपुर की जो जाति थी क्या, कौन सी? मुंडास। ज्वाइंड बाय कोलेरियन ट्राइब ऑफ द सेम रीजन। तो छोटा नागपुर के जो मुंडास जाति थे उनको ज्वाइन और किसने किया? ज्वाइंड बाय द कोलेरियन ट्राइब जो था उसी रीजन का। कहाँ का? छोटा नागपुर का। इन लोगों ने रिवोल्ट कब किया था? 1831 में। द स्ट्रगल वॉज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस। लेकिन इनके भी स्ट्रगल को सप्रेस कर दिया ब्रिटिशर्स ने, बिकॉज दे वर सो मच पावरफुल। बिसाइड्स दैट ऑल ऑफ देम वर यूनाइटेड। बेस्ट पार्ट उनकी क्या थी पता है? दे वर यूनाइटेड एंड वी वर यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। वही स्थिति हम लोगों की थी, हम लोग डिवाइडेड थे। But the exploitation by the merchants and the money lenders continued. लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ कि exploitation जो merchants व्यापारी कर रहे थे, money lenders, उनका जारी रहा। 1895 में बिरसा मुंडा, he was a young boy at that time, he emerged as hero of tribals. वो हीरो के रूप में emerge हुए। He urged them to continue to work on their own land to earn their living and not to move away. उन्होंने सब लोगों को कहा, सब लोगों से रिक्वेस्ट किया कि वो लोग अपने ज़मीन पे काम करें और अपना लिविंग वो खुद कमाएं और कहीं और नहीं जाएं। This would end all their sufferings. बिरसा मुंडा का कहना था कि अगर वो अपनी जगह पे रहेंगे एंड इफ़ दे डोंट मूव अवे, तो इससे उनके सारे कष्ट ख़त्म हो जाएंगे। एज द बिरसा मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जब बिरसा मूवमेंट शुरू हुआ, द पॉपुलैरिटी ऑफ बिरसा मुंडा ऑल्सो इंक्रीज्ड। तो साथ ही साथ बिरसा मुंडा की पॉपुलैरिटी भी बढ़ी। ही टोल्ड हिज पीपल दैट लैंड पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। उन्होंने कहा, लोगों को बताया कि जो ब्रिटिशर्स की लैंड पॉलिसीज़ हैं उनके ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को क्या कर रही, वो डिस्ट्रॉय कर रही। बिरसा वॉज जेल्ड फॉर 2 years, बट ऑन हिज रिलीज़, उनको 2 साल के लिए उनको इम्प्रिजन भी कर दिया गया था, यानी जेल में डाल दिया गया था। लेकिन जब वो जेल से छूटे, ही इंस्टिगेटेड द ट्राइबल्स टू अटैक जमींदार्स। उन्होंने भड़काया, किसको? इंस्टिगेट किया, किसको? ट्राइबल्स को, कि जमींदार्स पे अटैक करो। ही रेज द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज, और उन्होंने फ्लैग उठाया, अपना कौन सा? वाइट फ्लैग, किस रूप में? एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। तो वाइट फ्लैग ऑफ बिरसा मूवमेंट वॉज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। दिस मूवमेंट एंडेड इन 1900 with the death of
Birsa Munda. Okay, you can see the drawing of Birsa Munda. This was not the original, this is not the original picture. अब देखो, the name Munda given to the community indicates the name of its leader. जो भी मुंडा नाम जो किसी कम्युनिटी को दिया जाता है तो ये इंडिकेट करता है किसको, इसके लीडर को. द मुंडाज कॉल्ड देमसेल्व्स होडोको. होडोको मीन्स ह्यूमन विंग. ओके, तो हम लोगों ने देखा पॉलिसीज़, ब्रिटिश के पॉलिसीज़ को देखा, उसके इम्पैक्ट को देखा, कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट को देखा, किस पे, एग्रीकल्चर पे, उनकी पॉलिसीज़ को देखा, ट्राइबल सोसाइटीज़ पे देखा. अब हम लोग देखते हैं कॉलोनियलिज्म के इफ़ेक्ट्स को किस पे, क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज़ पे. उसका क्या असर पड़ा, इंडियन क्राफ्ट्स पे या इंडस्ट्रीज़ पे क्या असर पड़ा वो देखेंगे. अब देखो, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा था, क्या हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ किसके अंदर आ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंदर. With more and more parts of urban and rural India coming under the rule of the East India Company, the exploitative character of the British rule was exposed. So here it is being said कि with more and more parts of urban, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज जब उसके कंट्रोल में आ रहे थे तो ये उसके एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर को भी एक्सपोज कर रहा था. ठीक है, कि कैसे वो एक्सप्लॉइट कर रहा है. The company's monopolization मतलब क्या चीज़, कि सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार रहेगा किसी चीज़ पर. ऑफ ट्रेड, उनका कहना था कि ट्रेडिंग सिर्फ वो अकेले करेंगे, वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. ऑल्दो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन. ठीक है, हमारे इंडिया में क्या था, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था. देयर वॉज नो डर्थ, लेकिन किस चीज़ की कमी नहीं थी, देयर वॉज नो डर्थ ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, कैलिको, मसलिन, वुल, सिल्क प्रोडक्ट्स, इसकी भी कमी नहीं थी. डर्थ का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा बताओ तो, राइमिंग वर्ड्स, सिनोनिम्स नहीं, राइमिंग वर्ड्स क्या होगा, डर्थ, अर्थ. ठीक है, बर्थ. मेटल वर्क्स ऑफ आयरन, स्टील, कॉपर, ब्रास, गोल्ड एंड सिल्वर वर ऑल्सो इन ग्रेट डिमांड. मांग थी इसकी. इन द 17th century ट्रेड विथ यूरोपियन नेशंस, व्यापार जो था 17th century में इंडिया का जो व्यापार चल रहा था किसके साथ, यूरोपियन नेशंस के साथ. वॉज इन फेवर ऑफ इंडिया, वो किसके फेवर में था, इंडिया के फेवर में था. एज वी एक्सपोर्टेड अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फाइन कॉटन, सिल्क फाइबर्स, स्पाइसेस, इंडिगो, ड्रग्स, प्रेशियस स्टोन्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स. ठीक है, तो ये 17th century की बात हो रही थी. उस समय ट्रेड जो था वो हमारे फेवर में था, यानी इंडियंस के फेवर में था, इंडिया के फेवर में था. अनफॉर्चुनेटली, ये तो की बात है, द कंपनीज पॉलिसी लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड आर्टिजनशिप. लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसीज़ ने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, रूइंड कर दिया इंडियन क्राफ्ट्स को, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को और आर्टिजनशिप को. कैसे, ये देखो. टू सेफगार्ड द ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज़, मतलब ब्रिटिश के कॉटन इंडस्ट्रीज़ की रक्षा के लिए इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स वर डिस्ट्रॉयड विथ इम्पोजिशन ऑफ वेरी हैवी ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स. इसमें देखो होता क्या था कि इंडियन मार्केट से जो सामान यूरोपियन को अब एक्सपोर्ट जो किए जाने लगे, उस पर इन लोगों ने बहुत हैवी ड्यूटी लगा दी, यानी टैक्स बहुत ज़्यादा लगाना शुरू किया. अब इससे क्या चीज़ हुआ कि सामान यूरोपियन मार्केट्स में ज़्यादा महंगे हो गए. प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मशीन मेड्स आर्टिकल्स एट चीपर रेट्स, और किस चीज़ को उन्होंने बढ़ावा दिया, प्रमोट किया, ब्रिटिश मशीन मेड आर्टिकल्स को, तो वो चीपर रेट्स में मिल जाते थे. एंड डिक्रीज़ इन द प्रिंसली पैट्रनेज, और उस समय राजा महाराजे जो पैट्रोनेज करते थे इन सब चीज़ों को, इंडियन आर्टिजनशिप को या इंडियंस जो भी सामान थे उसको, वो भी घट गया. चेंजेस इन द ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसी
force the Indian craftsmen and artisan to give up their traditional livelihood. ब्रिटिश ने ट्रेड पॉलिसी में इतनी चेंजेस लाए जिसकी वजह से अब क्या हो गया, आर्टिजन्स के या इंडियन क्राफ्ट्स जो के थे उसके यूरोपियन मार्केट में कीमत कम हो गई, उनकी डिमांड ख़त्म हो गई। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बनाना काम छोड़ दिया। मतलब इंडियन जो भी क्राफ्ट्समैन थे और आर्टिजन्स थे उन्होंने अपना जो भी उनका पहले जो ये प्रोडक्शन था, जो भी आर्ट्स के सामान बनाते थे या क्राफ्ट्स, वो ख़त्म हो गए। नो डाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि कब हुआ था, 1760 से 1830 के बीच में ब्रिटेन में हुआ, एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि देखो इससे हुआ क्या कि इंडस्ट्रीज़ पहले ऑब्वियसली हाथ से सामान जो बनते थे तो वो महंगे होते थे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ शुरू, तो उससे सामान तेज़ी से बनने लगे और सस्ते भी हो गए। तो उसका भी वो भी एक कारण था। लेकिन उससे ज़्यादा क्या कारण था, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, ठीक है, इंडियन मार्केट्स और इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए। वेट अ मिनट, was also responsible. All these factors started the process of ruining all these factors. तो ये सारे factors जो थे वो start करने लगे ruining means destroying the traditional handicrafts and the decline in the national income of India, और national income घटने लगी। अब हम लोग देखते हैं modern industries in India. Modern industries in India. The impact of our national movement for freedom and international developments opened the gates of modern industries in India. Here it is being said कि जो नेशनल मूवमेंट किस लिए हुआ, फ्रीडम के लिए, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी जो हुआ, इसका इम्पैक्ट जो हुआ, द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम and international developments opened the gate of modern industries in India. इसने किस चीज़ के लिए रास्ता दिया हमें, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़, मतलब ये कारण बना। कारण तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो मूवमेंट्स हुए और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स जो हो रहे थे उससे मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में। क्योंकि देखो बंगाल के टाइम में जो हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ था इंडिया में, तो उस समय बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश हुए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, टी बिकेम द बिगेस्ट प्लांटेशन इंडस्ट्री इन असम, बंगाल एंड साउथ इंडिया, सो मच सो दैट इंडिया टी टॉप्ड द वर्ल्ड मार्केट एंड इंग्लैंड बिकेम इट्स बिगेस्ट बायर। अभी इंग्लैंड जो है सबसे ज़्यादा चाय खरीदने वाला कंट्री है इंडिया से। द अदर प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ वर कॉफ़ी, शिंचोना एंड रबर। ओके, पर देखो इंडस्ट्रीज़ लाइक कॉटन, जूट, आयरन एंड स्टील डेवलप एट अ फास्ट रेट, और कॉटन की, जूट की, आयरन की और स्टील की डेवलप हो रही है बहुत तेज़ी से। फॉर एग्ज़ाम्पल, विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज़ के बढ़ने से क्या हुआ, द डिमांड फॉर कोल, आयरन एंड स्टील इंक्रीज्ड, ये सब की भी डिमांड बढ़ी। इट वॉज बिकॉज ऑफ फार साइटेडनेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ जमशेदजी टाटा दैट वर्ल्ड क्लास फेमस कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी केम द पासेज ऑफ इंडिया केम अप। ओके, विद द पासेज ऑफ टाइम, cement, chemical and sugar industries also developed, but we had to import, लेकिन हमें मंगाना पड़ता है क्या, machinery from abroad. It was only after independence that basic और key industries were given priority. उसको priority दिया जाने लगा कब, इंडिपेंडेंस के बाद ही। Cinchona plant are trees or large shrubs with evergreen foliage. ये एवरग्रीन प्लांट्स होता है जिसके पत्ते एवरग्रीन फॉलिएज होते हैं, विच ग्रोज टू 15 to 20 मीटर इन हाइट। दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1859 में,
एंड दे आर फाउंड इन नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स ऑफ तमिलनाडु। वो कहाँ पे पाए जाते हैं? अन्नामलाई हिल्स ऑफ तमिलनाडु में और नीलगिरी में। एंड दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल। इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्विनाइन फॉर मलेरिया। मलेरिया के मेडिसिन के लिए आपको इसका यूज़ होता है। ये देखो, ये जो वेरियस लैंड रिफॉर्म्स रेवेन्यू सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जिसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट पेज में डिस्कस किया है, उसी के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे रेवेन्यू सिस्टम है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया, ईयर कौन सा था, एरिया कौन सा था। प्रोविज़न्स को एक बार फिर मैं बता देती हूँ। परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम में जमींदार्स वर रिकग्नाइज्ड एज द ओनर ऑफ लैंड। वही उनको कहा गया कि वही ज़मीन के मालिक हैं। और अमाउंट वाज डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स। 10/11 किसका था? शेयर बिलोंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रिमेनिंग 1/11 पार्ट बिलोंग टू जमींदार्स। इसका देखो इम्पैक्ट क्या हुआ परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम का। इसमें हुआ कि कल्टिवेटर्स हु टिल नाउ एंजॉयड सम राइट्स, जो कि खेती करते थे, उनको अभी तक कुछ राइट मिले हुए थे, लेकिन परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम के आने के बाद वर नाउ रिड्यूस टू ए स्टेटस ऑफ टेनेंट ऑन लैंड। वो ज़मीन के सिर्फ टेनेंट बन के रह गए। द रूल्स वर वेरी रिजिड, मतलब ऐसा था कि आपको वो रेवेन्यू देना ही देना है। अगर आप नहीं दे पाए तो आप डिफ़ॉल्टर्स हो गए और उसके बाद ज़मीन आपकी नहीं रहेगी। सिंस द इनिशियल रेवेन्यू डिमांड बाय द ब्रिटिश वॉज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा था, a number of zamindars were unable to pay it and as a result they lost their land। चूँकि ज़मीन का मालिक ज़मींदार को ही बनाया गया था इसमें परमानेंट सेटलमेंट में, तो बहुत चूँकि रेंट बहुत हाई था, मीन्स रेवेन्यू बहुत हाई था, तो बहुत सारे अ नंबर ऑफ जमींदार्स वर अनेबल टू पे इट, वो पे नहीं कर पाए एंड लॉस्ट देयर लैंड्स। दूसरा हम लोग देखेंगे ये रेतवाड़ी सिस्टम, जो कि किसने शुरू किया था? थॉमस मुनरो ने। किसने शुरू किया था? थॉमस मुनरो ने। कब शुरू किया था? 1820, सही। और कहाँ पे? साउथ इंडिया में। इसमें क्या था देखो, ऑनरशिप राइट्स वर गिवन टू पीजेंट्स। इसमें था कि रेतवाड़ी यानी कल्टिवेटर्स से डायरेक्ट कलेक्ट करते थे रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स। The ownership rights were given to peasants and taxes were directly collected by the East India Company। यानी ज़मीन के मालिक पेशेंट्स जो थे, उन्हीं से रेवेन्यू कौन लेती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। The revenue rates were 50% for dry lands and 60% for irrigated lands। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? It did not serve the interest of peasants। Obviously देखो, कोई भी जो सेटलमेंट्स रेवेन्यू सिस्टम जो सेटलमेंट किया गया था, वो कभी भी पीसेंट्स के इंटरेस्ट में नहीं था। तो ऑब्वियसली डिड नॉट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ पीसेंट्स एज दे वर एक्सप्लॉइटेड एंड ऑप्रेस्ड। द पीसेंट्स कुड बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड। उनको ज़मीन नहीं मिलती थी, उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी इफ़ दे फेल्ड टू पे रेवेन्यू इन टाइम। The government also had the right to increase the rate of revenue at its own will। इसमें ये भी था कि जब चाहें तब सरकार मतलब ब्रिटिशर्स उसके रेवेन्यू को बढ़ा सकते थे। Last one was महलवाड़ी system that was introduced by whom? Holt Mackenzie, very good. Year 1822 and the region territories where it was introduced, Gangetic Valley, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब। इसमें क्या था? लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू महल्स। महल को किस चीज़ को बोला गया था? वन और मोर विलेजेस के ग्रुप को। विलेज कमिटीज़ वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स कलेक्शन। तो विलेज कमिटीज़ बनाई गई थी जो कि टैक्स कलेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? देखो यहाँ पे 2 है। The government demand was very high, so it did not bring any benefit to the cultivators। कल्टिवेटर्स के लिए कोई फ़ायदा इसमें नहीं हुआ। चलिए इसको बार बार देखिएगा वीडियो को। ओके।